बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज हम हेमेटोलॉजी वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे मेडिसिन में, ठीक है। सबसे पहले तो हेमेटोलॉजी में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, ठीक है, खून की कमी हो जाना, ठीक है। तो डिक्रीज इन आरबीसी मास। अब मैन में क्या होता है? मैन में कब मैन कब एनीमिक होता है, वुमेन कब एनीमिक होती है? तो मैन जो है अगर उसका हेमेटोक्रिट लेस देन 41% हो या हेमोग्लोबिन जो है वो 13.5 ग्राम डेसीलीटर से कम हो, ठीक है, इस लेवल पे हम जज करेंगे कि हाँ वो एनीमिक है। और वुमेन में किस पे जज करेंगे? सेम हेमेटोक्रिट का लेस देन 36 हो, जबकि मैन में लेस देन 41 था, ठीक है, ये याद रखना है। उस तरह से वुमेन में जो है हेमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम जा रहा है तो इसका मतलब वो खातून क्या है? एनीमिक है, उनमें खून की कमी है, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज़ याद रख लेनी है मैन और वुमेन की। उसके बाद आता है कि एनीमिया को हम किसकी बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो बेटे आपको पता है कि एनीमिया को हम किसकी बेस पे क्लासीफाई करते हैं? एमसीवी की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। एमसीवी क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी क्लासिफिकेशन एनीमिया जब भी आप करोगे, डिफरेंट एनीमिया है ना खून की कमी। अब आप देखोगे मैं आपको डिफरेंट एनीमिया बताऊँगी ना, तो उसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन एनीमिया के लिए आपको रेटिकुलोसाइट इंडेक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की बेस पे आप क्लासिफाई करोगे। अब आप बोलोगे कि रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या होता है? तो बेटे ये जो है ना वो परसेंटेज ऑफ आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि पेरिफेरल ब्लड में होते हैं। तो वो परसेंटेज आपको पता होगी कि कितने पेरिफेरल ब्लड में आरबीसी, उसी की बेस पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया कर सकती हो। अब रेटिकुलोसाइट इंडेक्स होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि वो करेक्ट रेटिकुलोसाइट काउंट बता रहा होता है, ठीक है, मतलब वही आरबीसी सेल्स का मास बता रहा था इन पेरिफेरल ब्लड। अब बेटे रेटिकुलोसाइट इंडेक्स आप कैसे निकालोगे? ठीक है, आपको पता चल गया क्या होता है। अब निकालना कैसे है? इसको ऐसे निकालना है कि जो भी रेटिकुलोसाइट काउंट है ना वो, और पेशेंट का जो भी हेमेटोक्रिट है, ठीक है, मतलब जो भी हेमेटोक्रिट पेशेंट का आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो वुमेन है तो मैं 36 लिखूँ, मतलब जो भी पेशेंट का मेरे पास आ रहा होगा, लाइक मुझे पता है कि वुमेन का जो है वो लेस देन 36 अगर होगा तो एनीमिक होगा, मैन का लेस देन, ये तो मतलब एक वैल्यू है कि कब वो एनीमिक होगी। यहाँ पे पेशेंट हेमोटोक्रिट मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं पेशेंट का हेमोटोक्रिट देखूंगी, ठीक है, उसकी सीबीसी रिपोर्ट से देख लूँगी, उसका रेटिकुलोसाइट काउंट भी वहीं से देख लूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगी? रेटिकुलोसाइट काउंट मल्टीप्लाई पेशेंट हेमोटोक्रिट डिवाइड बाय नॉर्मल हेमोटोक्रिट। अब नॉर्मल हेमोटोक्रिट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 45% है। अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, अगर वो मोर देन 2% आएगा रेटिकुलोसाइट इंडेक्स का ना, तो इसका मतलब कि बोन मेरो रिस्पॉन्स क्या है? एडुकेट है। लेकिन अगर वो लेस देन 2%, इसका मतलब कि वो क्या है? इनएडुकेट रिस्पॉन्स है, कोई हाइपोप्रोलिफरेशन हुई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब जो है इनएडुकेट रिस्पॉन्स होता है, किस वैल्यू पे, क्या कब एडुकेट होता है। अच्छा, तो अब ये माइक्रोसिटिक एनीमिया है। अब ये क्या है? एनीमिया की टाइप्स है कि अगर एमसीवी, जैसे मैंने कहा कि एनीमिया की क्लासिफिकेशन किसी बेस पे करते हैं? एमसीवी की बेस पे। तो एमसीवी अगर 18 माइक्रोमीटर क्यूब से कम होगा तो वो माइक्रोसिटिक एनीमिया है, मतलब छोटा माइक्रोसिटिक एनीमिया है। अब इसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है, फिर थैलेसीमिया आ जाता है, एनीमिया क्रोनिक डिसीज आ जाता है, सिडोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है। तो इस वीडियो में भी हम फिलहाल ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब अगर 100 माइक्रोमीटर क्यूब से बड़ा हो एमसीवी ना, तो वो मैक्रो में आ जाते हैं। बड़ा है ना मैक्रो, देखो 100 से ऊपर जा रहा है तो मैं मैक्रो बोलूँगी, 80 से कम है तो माइक्रो बोलूँगी। अब मैक्रो में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है जिसमें विटामिन B12 फोलेट डिफिशिएंसी है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म, माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो बेटे अभी ये रट्टा नहीं लगाना, जब मैं आपको जैसे मैं पूरा ये पढ़ा लूँगी ना तो ये सारी चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी कि कौन से टाइप किस में है, ठीक है, और क्यों है। बाकी नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल जो हमारा एमसीवी होता है ना वो 80 से 100 माइक्रो, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एमसीवी हमारा क्या होता है? 80 से 100। 80 से कम होगा तो माइक्रो, 100 से ज़्यादा होगा तो मैक्रो, ठीक है। अगर 80 से 100 में ही आ रहा है तो मतलब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। अब इसमें ना फर्दर लो रेटिकुलोसाइट है और हाई रेटिकुलोसाइट काउंट है ना। तो लो रेटिकुलोसाइट काउंट जो कि लेस देन 2% आ रहा है, मतलब इनएडुकेट बोन मेरो रिस्पॉन्स है ना, इनएडुकेट रिस्पॉन्स है। तो अब इसमें जो है क्या होगा कि ब्लड लॉस होगा, प्लास्टिक रीनल फेलियर, अर्ली स्टेज आयरन डेफिशिएंसी या क्रॉनिक डिसीज़ होगी कोई। और हाई में क्या है कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट अलग होंगे, एक्सट्रिंसिक अलग है। अब इंट्रिंसिक में सिकल सेल है, ग्लूकोज फॉस्फेट डिफिशिएंसी है, ठीक है, हेरेडिटी स्क्लेरोसाइटिस है, और paroxysmal नोक्चर हाइमोग्लोबिनिया है। ये अभी मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ब्लड लॉस, ये अभी ना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं इस सेक्शन को अलग अलग पढ़ाऊँगी ना, तब मैं दोबारा इस पर आऊँगी और फिर आपसे पूछूँगी कि किस तरह से इसको याद करना है, बल्कि आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है।
सो बेटे सबसे पहले हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया पढ़ेंगे। माइक्रोसाइटिक जिसमें एमसीवी जो है वो क्या है, लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है और ये मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है, इन दी वर्ल्ड। अब ये क्या होता है कि इसमें ये होता है कि डाइटरी आयरन जो है ना वो आपकी रीअब्जॉर्ब होती है ड्यूडेनम में, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, तो आयरन के बारे में पढ़ोगे ना, तो डाइटरी आयरन जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होती है किसमें, ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। अच्छा, अब किस तरह से होती है ये, किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होता है ये आपने समझना है कि ऑक्सीडाइज आयरन जो होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है और जो आपकी इंटेस्टाइन है ना वो रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस फॉर्म में करती है आयरन की। लेकिन जो आप प्लांट लेते हो, प्लांट जो मतलब जो सब्जियां वगैरह खाते हैं ना, तो उनमें जो आयरन होती है ना, उस सब्जियों में जो आयरन होती है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है। तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको क्या कहा कि ड्यूडेनम में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना आयरन, वो किस फॉर्म में होती है, रिड्यूस फॉर्म में होती है। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, रिड्यूस फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये ड्यूडेनम में ही होती है फॉर रीअब्जॉर्प्शन इन ड्यूडेनम, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही लिखी जो मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ। अब जैसे जो गोश्त में ना आयरन रिड्यूस फॉर्म में होता है, जबकि सब्जियों में ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। तो जो लोग सब्जियां ले रहे हैं तो वो आयरन तो उसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो वो ऑक्सीडाइज से पहले रिड्यूस होगी, देन वो रीअब्जॉर्ब हो पाएगी ड्यूडेनम में। और जो गोश्त का जो मतलब गोश्त ले रहे हैं डायरेक्ट, तो उसमें तो आयरन हमें पता है कि रिड्यूस फॉर्म में, तो उसको कन्वर्जन की नीड ही नहीं है, वो डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो 80% उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन के बाद को पता होना चाहिए कि जो 80% फंक्शनल आयरन है ना वो हेमोग्लोबिन के पास होती है, और बाकी जो 20% होती है वो मैरो मैक्रोफेजेस, मायोग्लोबिन और एंजाइम में यूज़ अप हो जाती है, ठीक है। अब एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, विटामिन सी, ये जो है ना रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये क्या करता है, जो ऑक्सीडाइज आयरन है ना इसको रिड्यूस करवाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी रिड्यूस ऑक्सीडाइज आयरन एंड इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन आयरन रीअब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको इसमें कुछ भी नहीं बताया, मोस्ट कॉमन है किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है। ऑक्सीडाइज को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ड्यूडेनम उसको रीअब्जॉर्ब करता है, और प्लांट में ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है आयरन, और मीट में ये रिड्यूस फॉर्म में होती है, तो वो जल्दी से जो है ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि उसको कन्वर्जन की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। 80% फंक्शनल जो है हेमोग्लोबिन में होती है, और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है क्या है, वो ज़रूरी होता है रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीडाइज आयरन को, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस तरह से जो है उसकी एपिडेमियोलॉजी है वो मैंने बता दी। अब कॉजेज़ क्या होती है, क्यों हो जाती है ये वाली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना, डाइटरी लेक की वजह से होता है, जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में, या बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो अपने खाने पीने का इतना ख्याल नहीं रख पा रहे होते हैं ना, तो डाइटरी लैक की वजह से उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम देख सकते हैं। और बाकी इंक्रीज यूटिलाइजेशन, मतलब अगर यूटिलाइजेशन बढ़ गई, लाइक प्रेगनेंसी में यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है ना, अब माँ के साथ बच्चे को भी नीड है, तो क्या हो गई कि अब ज़्यादा चाहिए, उससे पहले जितना चाहिए था उससे अब ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब 2 जान है, ठीक है। तो इंक्रीज यूटिलाइजेशन है। लैक्टेशन में भी यही होता है कि माँ को दूध पिलाना होता है, तो उसमें भी आयरन की जो है यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों में जब इंक्रीज यूटिलाइजेशन होगी तो जाहिर सी बात है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको मिल सकता है, अगर आप उसकी केयर ना करें ना। चिल्ड्रन में, बच्चों में भी दिख सकता है। और इम्पेयर एब्जॉर्प्शन लाइक सीलियक डिसीज़ है, गैस्ट्रेक्टमी है। सीलियक डिसीज़ में ये होता है कि जो वेलस सरफेस होती है ना ड्यूडेनम की, वो एब्सेंस हो जाती है। जब वो एब्सेंस हो जाएगी तो खुद सोचो, ड्यूडेनम में ही एब्जॉर्प्शन होनी है ना आयरन की, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड होगी उसकी आयरन की। तो ये चीज़ है। गैस्ट्रेक्टमी के अगर किसी की गैस्ट्रेक्टमी हो गई है तो जाहिर सी बात है गैस्ट्रिक एसिड भी नहीं होगा, तो एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड जब नहीं होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प आउट करता है ना इससे, तो जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फेस कर सकता है पेशेंट। ब्लड लॉस का कैसे, लाइक अगर कोई जो है मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो मोस्ट मीनोपॉजल जो वुमेन होती है उनमें देखा गया है, ठीक है। होक्रोमोसिस्टोमियासिस आर द मोस्ट कॉमन गट ब्लड लॉस होते हैं। बाकी GIT मैंने आपको बताया था कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ भी हेमेटोसिस हो रही थी, मैलिनाथ, ये सारी चीज़ें थी। गैस्ट्राइटिस में भी क्या था कि ब्लड लॉस की कंडीशन के साथ पेशेंट आ रहा था, ठीक है। और कोलेट्रल मैलिग्नेंसी में भी, तो ये सारी ब्लड लॉस के केस है, ठीक है। और बाकी मेनोरेजिया मतलब जिसमें वो ख़वातीन जिसमें बहुत ज़्यादा हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो उनमें भी ब्लड लॉस, उनमें भी जाहिर सी बात है जब हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फेस करना पड़ेगा उनको। कोलेक्टल कैंसर हो गया मोर देन 50 ईयर पेशेंट में, तो उनमें भी ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपने कॉजेज़ याद रखने कि भाई किन किन वजूहात की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लोगों को फेस करना पड़ सकता है। डाइटरी लेक, इनक्रीज इम्पेयर एब्जॉर्प्शन, ब्लड लॉस, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब क्लिनिकल फीचर्स, अब
पेशेंट मेरे पास आया, ठीक है, अब उनमें मुझे फ़ीचर क्या मिलेंगे, उनके जो नेल्स होंगे ना उनमें ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि ये जो है ना आपको नॉर्मल मेरा नेल दिख रहा है। 2 मिनट रुके मैं ज़रा इसको, ठीक है। अब उनकी ना नेल में स्पूनी होगा, ये नॉर्मल नेल है, लेकिन उनका जो नेल होगा ना वो इस तरह से होगा, इस तरह से स्पून शेप होगा, जैसे स्पून होता है ना ऐसा हो जाए, और इसे कहते हैं कॉइलुनीचिया, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉइलुनीचिया कहते हैं इस नेल स्पूनिंग। और एंगुलर चिलोसिस हो जाएगी, जो आपके लिप्स के कॉर्नर पे ना, ये जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं ये ख़राब हो जाएंगे, इसे एंगुलर चिलोसिस कहते हैं। और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होगा, जो टंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी, बीफी टाइप हो जाएगी, ठीक है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होगा। और पी का कंडीशन होना जो है ना आइस के लिए आपने देखा होगा, कुछ लोग जो है ना लाइक मैंने देखा सुना भी था और देखा भी था, कुछ बच्चे ना चूना खाते हैं। चूना होता है ना, ये चौक जिससे हम लिखते थे, अब तो मार्कर वगैरह आ गए, बोर्ड मार्कर, लेकिन पहले ज़माने के जो आपने देखा होगा कि चौक होता था और वो बोर्ड ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का होता था, तो वो चौक ना कुछ लड़कियां खाती थी, तो उनमें भी मतलब वो इसी वजह से खा रही है, एक आपको फीचर मिल गया कि मे बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से वो जो है इसकी तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो रही है और वो जो है ना खा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है। मतलब उसके बाद प्लमर वेंसन सिंड्रोम इसमें होता है। प्लमर वेंसन सिंड्रोम ये आपसे बार बार भी पूछ सकते हैं कि ये किस में मिलता है, तो आपने बोलना है आयरन डेफिशिएंसी है। फिर वो पूछे कि बेटा ये इसमें होता क्या है, तो आपने कहा इसमें सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी, जाहिर सी बात है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है, इसिविजल वेब्स बन जाते हैं। अब इसिविजल वेब्स इस तरह से लाइक समझ लो कि ना झाली टाइप जो है ना इसिविजल लेवल पर झाली टाइप बन जाते हैं, तो वो डिस्फेजिया फॉर सॉलिड ओनली। खुद सोचो, अब झाली में से सॉलिड चीज़ तो नहीं गुजर पाएगी, लेकिन लिक्विड तो गुजर पाएगी ना, तो वही कह रहे हैं कि डिस्फेजिया होता है ओनली फॉर सॉलिड नॉट लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होता है, जैसे मैंने भी बताया उनके फीचर में कि उनकी जो टंग होती है बीफी रेड हो जाती है, बिल्कुल इन्फ्लेम हो जाती है इस तरह से ना, और ये इंक्रीज रिस्क होता है इसका फॉर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। प्लमर सिंड्रोम में 3 पॉइंट अहम है। अच्छा, लेफ्ट फाइंडिंग, अब मुझे पता चल गया सारी, मुझे वो भी मिल गई कि कॉइलुनीचिया भी है, पेशेंट को एंगुलर चिलोसिस भी है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, प्लमर सिंड्रोम भी मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, उसे CBC लिख के दूंगी ना, कि ताकि CBC से मुझे मोर कन्फर्मेशन मिल जाए। अब जब CBC आएगी ना तो उसका क्या होगा, MCV लेस देन 80 होगा, तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ माइक्रोसाइटिक एनीमिया ही है। और बाकी दूसरा मुझे क्या मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस मिलेगा, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटिस इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। देखो थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है ये होता है कि प्लेटलेट काउंट का बढ़ जाना। अब प्लेटलेट काउंट कब बढ़ता है, खुद सोचो, जब क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो आपको मैंने यहाँ पे एक कॉज बताए थे ना ब्लड लॉस का, तो इस वजह से ये जो है मतलब जो कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा के साथ आ रहा है, या कोई मेनोरेजिया वाली खातून आ रही है, या इस तरह के जो है पेप्टिक अल्सर गैस्ट्राइटिस का कोई जो है कॉज था पहले या रहा है या अभी भी वो फेस कर रहा है, तो उसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस भी आपको मिल सकती है, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करो, ना भी याद रखो, मेन चीज़ मैंने बता दी। आयरन प्रोफाइल क्या मिलेगी, अब आयरन प्रोफाइल आपने देखना है कि उसका जो है ना सीरम आयरन कम होगा, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन नहीं है तो जाहिर सी बात है सीरम में भी आयरन नहीं होगा ना, और सीरम में भी नहीं होगा। और जो फेरेटिन होती है ना ये स्टोर फॉर्म होती है आयरन की, तो जाहिर सी बात है सीरम में भी आयरन नहीं है, तो जब सीरम में भी आयरन नहीं है तो स्टोर कैसे करेगा वो, तो डिक्रीज फेरेटिन। और ये बेस्ट सिंगल टेस्ट है टू कन्फर्म आएगी, याद रखना है, ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत इजी है। डिक्रीज ट्रांसफरेंस सेचुरेशन भी कम होगी। और अच्छा ये बात याद रखना कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। खुद सोचो, सीरम में आयरन नहीं है, डिक्रीज़ है, ठीक है। सीरम आयरन क्या है, डिक्रीज़ है, तो जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास ना कोई बाइंड करने के लिए है ही नहीं, सारे खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। आप ये समझ लो कि ये गाड़ियाँ हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये गाड़ियाँ हैं जो कि आयरन को लेके जाती है। अब जब आयरन ही नहीं है तो सारी गाड़ी क्या होंगी, खाली होंगी। तो जब सारी गाड़ियाँ खाली होंगी तो हमारे पास कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज़ है ना। तो वही है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ है, सारी गाड़ियाँ खाली पड़ी हुई है, कोई आयरन ही नहीं है जिसको वो लेके जाए, इस वजह से सब खाली है, तो हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ है कैपेसिटी। तो इस तरह से याद रखना। और सॉल्युबल ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर भी क्या होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि आयरन ही नहीं है तो रिसेप्टर भी खाली पड़े होते हैं, तो उनकी भी जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। रिसेप्टर इंक्रीज़ है। और बाकी डिक्रीज ट्रांसफरेंस सेचुरेशन, बस ये इसको रहने दो। ये कि आपको याद हो गया कि इसमें सीरम आयरन के में डिक्रीज फेरेटिन है, और टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ है, और डिक्रीज ट्रांसफरेंस सेचुरेशन इंक्रीज़ है। 2 चीज़ें इंक्रीज़ है और बाकी डिक्रीज़ है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हमें लेफ्ट फाइंडिंग में CBC हमने देख लिया, आयरन प्रोफाइल देख लिया।
अब हमने क्या करना है, समझ आ गई कि हाँ इसको क्या है, इसको जो है वो ही है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही, क्योंकि इसका फेरेटिन भी कम है, आयरन भी कम है सीरम, और टोटल अमाउंट कैलोरी इंक्रीज़ है, और ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर भी क्या है, इंक्रीज़ है। अगर ये 3 चीज़ें भी मैंने देख ली ना तो मैं समझ जाऊँगी हाँ इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। मतलब जो वो था ये मैं यहाँ तक समझ आ गया। अब उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम उसे फेरस सल्फेट देंगे, ठीक है। फेरस सल्फेट अब देखो ये जो है 200 mg और 8 घंटे के लिहाज से देनी है, तो ये पढ़ लो, लेकिन मेन चीज़ ये यार को फेरस सल्फेट देनी है और 3 से 6 मंथ तक आपने देनी है। और ये जो है ना आपको पर डे के लिहाज से कितनी आयरन देगा, 195 mg। और दूसरा क्या है, फेरस ग्लूकोनेट। पहले तो आपने फेरस सल्फेट देनी, लेकिन अगर पेशेंट शिकायत करके आता है कि उसे डिस्पेप्सिया हो रहा है, लाइक जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है फेरस सल्फेट, तो हम समझ जाएंगे कि इसकी ये प्रॉब्लम फेरस सल्फेट लेने की वजह से हो रही है, तो हम फेरस ग्लूकोनेट दे देंगे, ठीक है। अगर वो इनटॉलरेंट है टू फेरस सल्फेट तो हम उसे क्या देंगे, फेरस ग्लूकोनेट देंगे, ठीक है। और ये 30 mg देनी होती है 12 घंटे के लिए, जबकि वो 200 mg देनी। ये याद रहे या ना रहे, ये चीज़ याद कर लेना कि फेरस सल्फेट देते हैं और देन फिर फेरस ग्लूकोनेट देते हैं इन इंटॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स टू थेरेपी हमने ये देखना है। जाहिर सी बात है जब हम उसको देंगे तो हम उसको रिविजिट के लिए एक टाइम देंगे ना कि आपने इसमें ये टेस्ट करवा लेना है और फिर मेरे पास लाना है, तो फिर हम उसमें रिस्पॉन्स थेरेपी ये देंगे कि हेमोग्लोबिन जो है ना उसका राइज होना चाहिए हर 7 से 10 दिन में, ठीक है। हर 7 से 10 दिन में 1 ग्राम पर डेसीलीटर उसका इंक्रीज़ होना चाहिए, तभी हम ये सपोज कर पाएंगे कि हाँ ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है, रिस्पॉन्स टू थेरेपी अच्छी है, ठीक है। तो 7 से 10 दिन में उसका 1 ग्राम पर डेसीलीटर जो है हेमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए और रेडिकुलोसाइट काउंट विदिन 7 डेज़ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, बस ये चीज़ याद रखो, 1 ग्राम पर डेसीलीटर 7 to 10 डेज पे बढ़ना चाहिए, रिस्पॉन्स टू थेरेपी है। तो आई होप कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया समझ आ गया होगा। उसके बाद थैलेसीमिया पे आ जाओ। थैलेसीमिया क्या होता है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में ना 2 टाइप्स है, बीटा थैलेसीमिया है और एक अल्फा थैलेसीमिया है, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ये चीज़ ना मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्योंकि इतने सारे आगे अभी आएंगे तो आप मतलब एट द टाइम जब कर रहे होते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑटोसोमल रिसेसिव था या डोमिनेंट था। तो मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किस तरह से याद रखोगे फॉर थैलेसीमिया, इसमें देखो रिसेसिव में क्या है 2 डबल एस आ रहे हैं ना, थैलेसीमिया भी 2 डबल एस आ रहे हैं, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। तो रिसेसिव में 2 डबल एस आ रहे हैं, इस वजह से ये आप ऑटोसोमल रिसेसिव याद रखो। और ऑटोसोमल में देखो एक ए शुरू में है, एक सेकेंड लास्ट में है, और यहाँ पे भी 2 ए आ रहे हैं, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। अच्छा बीटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसकी टाइप्स है बीटा और अल्फा। बीटा थैलेसीमिया पहले पढ़ लेते हैं। आपने ये याद रखना है कि बीटा थैलेसीमिया जो है ना ये पोस्ट नेटली जो है ना अपेयर होगा, जबकि अल्फा वाला ना प्री नेटली और पोस्ट नेटली दोनों अपेयर हो सकता है, ये आपने याद रखना है। तो ये डिफरेंस है, मैं साथ ना डिफरेंस करके बताऊंगी, फिर टाइप्स हम इसकी फर्दर अलग डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया मतलब कि डिक्रीज सिंथेसिस हो रही है बीटा ग्लोबिन चेन की, ठीक है, विद रिलेटिव एक्सेस अल्फा चेन। यहाँ पे क्या हो रहा है बीटा थैलेसीमिया में कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना उसकी सिंथेसिस डिक्रीज हो रही है, और उसके नतीजे में क्या है कि एक्सेस हो रहा है अल्फा चेन का। जाहिर सी बात है जब एक चेन कम बन रही है तो दूसरी चेन तो उसके मुकाबले में ज़्यादा ही होगी ना, तो वही कह रहे हैं कि एक्सेस हो रही है अल्फा चेन, ठीक है। अच्छा और बाकी ये है कि बीटा ग्लोबिन चेन जो है आपको पता है कि 2 इन नंबर होते हैं और ये पोस्ट नेटली ओनली एक्सप्रेस होते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया, मतलब बच्चा जो होगा ना आफ्टर बर्थ 6 to 9 मंथ ही ये हम एनीमिया मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट नेटली हम इसको ये पोस्ट नेटली एक्सप्रेस होता है। अब इसकी ना बीटा थैलेसीमिया की फर्दर 2 कैटेगरीज है, एक बीटा थैलेसीमिया डिफेक्टिव है और एक एब्सेंस है। ये जो बीटा है ना ये एब्सेंस है कि टोटल एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन जो, और जो इस तरह से पॉजिटिव करके रखा है ना ये डिफेक्टिव या रिड्यूस कह लो कि रिड्यूस बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस है, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज ही है इसकी फर्दर। अच्छा अल्फा में मैंने ये बताया था। अच्छा दूसरा ये कि इसमें ना पॉइंट म्यूटेशन होती है बीटा में, और पॉइंट म्यूटेशन में भी स्प्लाइसिंग म्यूटेशन होती है, और स्प्लाइसिंग म्यूटेशन भी इन्वॉल्व होती है इंट्रॉन्स में, ठीक है। जबकि अल्फा में आप देखोगे कि वहाँ पे जीन डिलीशन होती है, यहाँ पे क्या है पॉइंट म्यूटेशन है। मैं साथ साथ दिखा देती हूँ। अल्फा भी ना सेम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये जो है इसमें क्या होता है अल्फा है ना तो अल्फा की होगी डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, और बीटा की बढ़ रही होगी, और ये अल्फा 4 इन नंबर होते हैं, जबकि बीटा आपने देखा कि 2 इन नंबर थे, ठीक है। बीटा आपने क्या देखा
कि वो 2 इन नंबर है, जबकि अल्फ़ा क्या है 4 इन नंबर है, और ये प्री नेटली और पोस्ट नेटली दोनों पे एक्सप्रेस होते हैं, जबकि आपने बीटा में देखा कि वो सिर्फ पोस्ट नेटली एक्सप्रेस हो रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या है, अल्फ़ा थैलेसीमिया में जीन डिलीशन कॉमन है। ठीक है, नॉट ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किस में थी, बीटा में थी। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या है, डिलीशन है, जीन डिलीशन है। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स है, जिस तरह से हमने इसकी कैटेगरीज देखी थी कि बीटा थैलेसीमिया एब्सेंस, टोटल एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन या रिड्यूस बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, तो ये अभी आगे हम देखेंगे इसकी टाइप्स। और सेम अल्फ़ा की भी टाइप्स है 4 के, साइलेंट कैरियर है, अल्फ़ा थैलेसिया ट्रेट है, HBH डिसीज़ है, हाइड्रोफिटेलिस है। ठीक है, मैं साथ साथ इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ये मेन डिफरेंस तो आपको इंट्रोडक्शन का, म्यूटेशन का समझ आ गया ना अल्फ़ा बीटा का। अब हम फर्दर टाइप्स देख लेते हैं। पहले बीटा की देखेंगे, फिर अल्फ़ा की देखेंगे। ठीक है, बीटा को जिस तरह से मैंने बताया कि उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, 2 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, टाइप्स अभी हम आगे देखेंगे। इसमें 2 कैटेगरीज़ ये है, या तो एब्सेंस हो सकती है, टोटल एब्सेंस, मतलब बीटा ग्लोबिन चेन बिल्कुल बन ही नहीं रहा, बिल्कुल बन नहीं रहा, तो वो टोटल एब्सेंस होगी। ठीक है, जिसमें ये बी नोट करके याद रख लो, बी नोट थैलेसीमिया, और एक है बी इस तरह से पॉजिटिव करके, ये है रिड्यूस के, रिड्यूस हो रही है बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज़ है। अब इसकी ना बीटा थैलेसीमिया फर्दर टाइप्स है कि बीटा थैलेसीमिया माइनर है और एक मेजर है। देखो माइनर क्या है कि वो ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, मेजर ज़्यादा खतरे वाली बात होती है। अब क्या होता है, माइनर क्यों खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब कि एक जो है ना बीटा वाली जीन बिल्कुल ठीक होगी, जीनोटाइप जो होगा ना कि 1 म्यूटेटेड एंड 1 नॉर्मल बीटा चेन। ठीक है, तो इसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर मैंने क्या बताया कि इसमें जो है ना हेट्रोजाइगस की कंडीशन होगी, इस वजह से पेशेंट जो है वो माइनर होगा, उसमें ज़्यादा सीवियरिटी देखने को हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, एक्चुअली इन्वायरमेंट में इतना शोर हो रहा है ना कि मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है ताकि उनकी जो वॉइस है उसको मैं कवर कर पाऊँ, और यहाँ पे मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही है। मैंने ये कहा कि बीटा थैलेसीमिया माइनर और मेजर है। अब माइनर में क्या केस होता है, इसमें ना ज़्यादा सीवियरिटी देखने को नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है। इसमें ये होता है जीनोटाइप में ना कि एक एब्सेंस वाली बीटा चेन है और एक नॉर्मल है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक डिफेक्टिव है एक नॉर्मल है, मतलब एब्सेंस और डिफेक्टिव के साथ एक आपको नॉर्मल मिलेगी। इसी वजह से वो हेट्रोजाइगस है ना कि 1 म्यूटेटेड एंड 1 नॉर्मल बीटा चेन। समझ आ गई, तो ये जीनोटाइप माइनर होगा। इसी वजह से ये क्या है, माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसमें पेशेंट जो है ना माइल्ड होगा, उसको जो एनीमिया होगा वो माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया, कोई सीवियरिटी नहीं होगी, और ये माइल्ड प्रोटेक्टिव होगा अगेंस्ट फैल्सिपेरम मलेरिया। ठीक है, ये बात याद रख लेनी है। और इसमें कोई ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट जो है वो इतना सीवियर नहीं है कि हम उसे ब्लड ट्रांसफ़र करें। क्योंकि क्यों नहीं है सीवियर, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है, मतलब उसके एक डिफेक्टिव या एब्सेंस बीटा चेन के साथ एक नॉर्मल बीटा चेन है जो उसे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उसे मेजर में जाने से बचा रहा है। वो माइनर केस है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, और वो भी बहुत लो होगा। जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में अपने माइक्रोसाइटिक पढ़ा था ना, सेम उससे भी कम होगा। आयरन प्रोफाइल इसमें नॉर्मल होगी, क्योंकि कोई आयरन डिफिशिएंसी का केस नहीं है। ये बीटा थैलेसीमिया माइनर, इसमें आयरन प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल होगी। अगर आयरन प्रोफाइल आपको मिलती है तो वो तो आयरन डिफिशिएंसी ना एनीमिया में ही मिलेगी ना। अच्छा, बाकी क्या होगी, आपने यहाँ पे हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है। यहाँ पे हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो हेमोग्लोबिन में आपको पता है ना कि जो एडल्ट हेमोग्लोबिन होती है ना उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें बीटा चेन डिफेक्टिव है। ठीक है, या तो एब्सेंस है या क्या है, रिड्यूस है। तो जाहिर सी बात है जब आप बीटा थैलेसीमिया माइनर में, अब आपने देखा कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे एडल्ट हेमोग्लोबिन आपको डिक्रीज मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, माइनर है, और जो नॉर्मल फीटस हेमोग्लोबिन है ना वो आपको नॉर्मल मिलेगा। ये बस याद रख लो ये 2 चीज़ें। बाकी बीटा थैलेसीमिया मेजर जो होता है ना उसको हम कूली एनीमिया भी कहते हैं, और इसमें दोनों म्यूटेटेड जीन होती है। देखो मेजर क्यों है, क्योंकि दोनों ही म्यूटेटेड जीन है, उसको कोई सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल जीन है ही नहीं। जबकि आपने ऊपर देखा था कि एक जो है नॉर्मल बीटा जीन थी और एक म्यूटेटेड थी या एब्सेंस थी माइनर में, जबकि यहाँ पे दोनों ही म्यूटेटेड है। होमोजाइगस रिड्यूस बीटा थैलेसीमिया, मतलब दोनों ही रिड्यूस है बीटा चेन, और एक क्या है, एब्सेंस है कि दोनों ही एब्सेंस है। ठीक है, तो दोनों ही होमोजाइगस की कंडीशन है, तो ये मेजर है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सीवियर माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, बहुत सीवियर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, म्यूटेटेड है, और इसमें इनएफेक्टेड एरिथ्रोपोइसिस होती है। इनएफेक्टेड क्यों होती है, क्योंकि जो मैरो है ना उसमें एपोप्टोसिस हो गई है, उसमें प्रोग्राम सेल डेथ हो गई है आरबीसी का, तो इस वजह से जो एरिथ्रोपोइसिस है वो इनएफेक्टिव है, और इसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड होती है। और बाकी क्या होता है कि हेमेटोपोइसिस जो होती है ना, मतलब आरबीसी ना आउटसाइड मैरो भी बन रहा होता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी
हेमेटोपोइसिस ये याद रखना है, मेन चीज़ ये याद रखना है, सीवियर माइक्रोसाइटिक एनीमिया मेन, और सेकंड क्या है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हो रही होती है, मतलब आरबीसी आउटसाइड द बोन मैरो भी बन रहे होते हैं, ठीक है। और वो जब बनेंगे तो खुद सोचो, उसकी वजह से जब आप उस पेशेंट का एक्सरे कराओगे ना तो क्रू कट अपीयरेंस मिलेगा, और वो क्यों मिलेगा, क्योंकि उसकी स्कल की बोसिंग हुई होगी, स्कल बोसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। और आपको एक्सरे पे क्रू कट अपीयरेंस मिल जाएगा, और हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मिलेगी या स्प्लीनोहेपेटोमेगेली, ये याद रख लो, ठीक है। मेन चीज़ स्कल बोसिंग है, क्रू कट अपीयरेंस है। हीमोसिड्रोसिस और सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस ड्यू टू आयरन ओवरलोडेड फॉर्म। अच्छा ये होगा कि जब आप ज़्यादा ये क्या है, मेजर केस है, इसमें क्या होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है ना, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करते रहोगे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर केस है, दोनों ही म्यूटेटेड है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने करवाना ही करवाना है रेगुलरली बेसिस पे। तो जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो खुद से जो ब्लड में हेमोग्लोबिन आयरन भी कंटेन करता है ना, तो क्या होगा कि एक्सेस आयरन भी हो सकता है, जिसे हम हीमोसिड्रोसिस कहते हैं, या सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज होने की वजह से उसकी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाएगा, आयरन एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट फाइंडिंग में आपको क्या मिलेगी, अच्छा इसके लिए फिर हम आगे ट्रीटमेंट में ना उसे आयरन चिलेटर देते हैं, ताकि वो जो एक्सेस आयरन है ना उसको हम क्या कर सके, रिमूव कर सके फ्रॉम दी बॉडी, तो इसके लिए फिर हम आयरन चिलेटर अलग से देते हैं इस बीमारी में। अच्छा लेफ्ट फाइंडिंग में एनाइसोटोसिस मिलेगी आपको, मतलब बीटा थैलेसीमिया की लेफ्ट फाइंडिंग की है ये, ठीक है। एनाइसोटोसिस मतलब वेरिएशन मिलेगी आरबीसी साइज में, और पॉइकिलोसाइटोसिस इस ना पी से पॉई और पॉइकिलोसाइटोसिस, और पी शेप में भी पी आ रहा है, तो इस तरह से याद रखो कि पॉइकिलोसाइटोसिस का मतलब कि वेरिएशन है आरबीसी शेप में। जाहिर सी बात है जब उसकी बीटा चेन म्यूटेटेड है तो उसकी शेप में तो फ़र्क पड़ेगा, उसके साइज़ में भी फ़र्क पड़ेगा, जिसे हम एनाइसोटोसिस कहते हैं, शेप में फ़र्क पड़ेगा, वेरिएशन आएगी तो पॉइकिलोसाइटोसिस है। और टारगेट सेल्स मिलेंगे हमें, और रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और जो हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे ना तो उसमें एडल्ट हेमोग्लोबिन बिल्कुल एब्सेंट मिलेगी। क्यों एब्सेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जीन म्यूटेटेड है, ठीक है। होमोजाइगस का केस था ना, तो दोनों ही वो, तो बिल्कुल हेमोग्लोबिन ए, एडल्ट हेमोग्लोबिन आपको बिल्कुल एब्सेंट मिलेगी, और इसमें जैसे आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहोगे, और जो फीटल हेमोग्लोबिन है वो आपको इंक्रीज़ मिलेगी। जबकि आपने माइनर में क्या देखा था कि हेमोग्लोबिन जो थी एडल्ट वाली वो कम थी, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, जो दूसरा नॉर्मल था वो अपना काम कर रहा था, इस वजह से पेशेंट सीवियरिटी की तरफ नहीं जा रहा था, ठीक है, वो अपना काम कर रहा था, तो थी तो एडल्ट हेमोग्लोबिन लेकिन कम थी। जबकि यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है, और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस है, मेजर है, बीटा थैलेसीमिया मेजर में, इस वजह होमोजाइगस का केस है, इस वजह से एडल्ट हेमोग्लोबिन बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, और फीटल हेमोग्लोबिन यहाँ पे नॉर्मल थी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है एडल्ट हेमोग्लोबिन तो है ही नहीं, तो फीटल हेमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, पेशेंट को क्या देंगे, फोलेट सप्लीमेंट देंगे, और ट्रांसफ्यूजन करते रहेंगे, ताकि हेमोग्लोबिन को हम मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर तक हमने मेंटेन रखना है। अगर इससे कम जाएगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीड है, तो हम इस वजह से ट्रांसफ्यूजन करते हैं ताकि ये वैल्यू गिरे नहीं, ये मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर ही रहे। और बाकी वो ही ऑरल आयरन चिलेटर क्यों देंगे, क्योंकि आयरन एक्सेस हो गया है, हीमोसिडोसिस का केस बन गया है फॉर मोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसके लिए हम डेफ्रोक्साजमीन देंगे, डेफ्रोक्साजाइर्स, इस तरह से याद रख लो, ठीक है। और बाकी स्प्लीनेक्टमी भी हमें करनी पड़ सकती है, क्योंकि खुद सोचिए जब बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस, और उसकी वजह से जो है ना स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी, स्प्लीन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फॉर मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो अगर आप जो है ट्रांसफ्यूजन जो कर रहे हो, अगर 50% या 50% से ज़्यादा कर रहे हो, तो इसका मतलब उसकी ना स्प्लीनोमेगेली आपको दिख सकती है, और स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ सकती है। बाकी आप जो है बोन मेरो में एपोप्टोसिस हो गई है ना, तो आप बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हो, एल्लोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। पता नहीं मैं इतना तेज़ बोल रही हूँ, एक्चुअली आज इतना शोर है पीछे से कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, और उसकी वजह से ना मैं फोकस नहीं कर पा रही कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, पता नहीं दिल चाह रहा है कि बंद ही कर दूँ लेक्चर को। अच्छा अल्फा थैलेसीमिया तो मैंने आपको बताया दिया था, जो मतलब मेन चीज़ थी। टाइप्स पे आ जाते हैं। साइलेंट कैरियर होता है, साइलेंट कैरियर में ये होता है कि वन अल्फ़ा चेन क्या होता है, उसकी डिलीशन हुई होती है, बाकी 3 सही होते हैं। तो खुद सोचो जब एक अल्फ़ा है तो इसका मतलब साइलेंट है ना, कैरियर तो है वो पेशेंट लेकिन साइलेंट है, क्योंकि सिर्फ उसका एक अल्फ़ा चेन की ही डिलीशन हुई है, तो वो एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं है उसमें, और ना ही कोई रेड सेल डिफॉर्मिटी है। जबकि अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में क्या है, 2 चेन जो है वो डिलीशन हुई है पेशेंट की, तो इसमें भी कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, एसिम्टोमेटिक है। सेम जैसे बीटा थैलेसीमिया माइनर में कोई नहीं मिल रहा था, उससे सिम्टम ना एसिम्टोमेटिक था, और सेम बीटा थैलेसीमिया माइनर की तरह ही वो माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है।
और HbH डिसीज़ में क्या होती है कि 3 अल्फा चेन डिलीशन हो जाती है। जब 3 अल्फा चेन की डिलीशन होगी तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी बीटा चेन टेट्रामर की। ये बात याद रखनी है कि HbH डिसीज़ में बीटा चेन टेट्रामर की आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगी और उसमें फीचर वही होगी कि बहुत ज़्यादा क्रोनिकली हेमोलाइसिस हो रहा होगा, जॉइंट, जब बहुत ज़्यादा हेमोलाइसिस होगा तो जॉइंट गॉल स्टोन बन सकते हैं, स्केलेटल चेंजेस हो सकती है, और क्या होगा, रेटिक्यूलोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि क्या हो रही है कि इंट्रा एथोपाइटिक इंक्लूजन भी मिल सकती है और सीवियर एनीमिया मिलेगा। लेकिन इसमें आपको ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि अभी उसका एक क्या है, नॉर्मल है अल्फा, इस वजह से इसमें भी ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्सिफिटेलिस में ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, क्योंकि इसमें पूरे 4 अल्फा चेन की डिलीशन हुई होती है। टोटल 4 चेन होती है, तो जब पूरे 4 ही ख़त्म हो जाएंगे, डिलीशन हो जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको गेमा चेन टेट्रामर मिलेगी, जबकि HbH में आपको बीटा चेन मिल रहे थे, यहाँ पे गेमा चेन टेट्रामर मिलेगी, और इसको हेमोग्लोबिन बार्स भी कहते हैं, ठीक है। और बाकी यही कह के सर्वाइवल जो अर्ली डेवलपमेंट पे स्टेज में हो सकती है ना, वो गौर हेमोग्लोबिन की वजह से होती है, और बाकी फीटल डिस्ट्रेस आपको मिल सकता है 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और ये इनकम्पेटेबल विद लाइफ है, सिवियर, मोस्ट सिवियर फॉर्म है हाइड्रोफिटेलिस। तो ये आपको MCQ में भी आ सकता है कि गामा चेन टेट्रामर किस में मिल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने बताया था कि 4 अल्फा चेन की डिलीशन जब हो जाएगी देन गामा चेन हुआ वो सिवियर है, इनकम्पेटेबल, वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ती है, और जबकि इसमें HbH में ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। और ये इस तरह से याद रखना। और ये साइलेंट केयर तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। ये सेम वही बीटा जैसे माइनर की तरह है, अल्फा थैलेसेमिया ट्रेट। तो वो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैंने थोड़ा सा फास्ट लेके चली हूँ, और बाकी जो शोर हो रहा था उससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि मैं आपको सही से ऐसा लग रहा था सही से मैं कन्वे नहीं कर पा रही। जब आपका मतलब माइंड बढ़ जाता है ना, जब मैं पीछे उसको कवर करने की मैं लगी हूँ, अपनी आवाज़ तेज़ से निकाल रही हूँ, तो फिर जाहिर से बात है सही से आप समझा नहीं पाते। लेकिन आई होप कि मैंने अच्छा समझाया हो, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ बेटे। मैंने ये कहा कि थैलेसीमिया है, पहले तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि SSR है, थैलेसीमिया भी डबल है, तो इसका मतलब रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसमें 2 है, बीटा थैलेसीमिया और अल्फा। एक तो ये पोस्टनेटली मतलब पैदाइश के बाद 6 से 9 महीने बाद ये मैनिफेस्ट होता है ये वाला एनीमिया, जबकि ये जो है प्रीनेटली पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद भी हो सकता है अल्फा वाला। ये डिफरेंस था। बाकी मैंने ये बताया था कि जाहिर सी बात बीटा है ना, बीटा थैलेसीमिया में तो किसकी डिक्रीज सिंथेसिस होगी, बीटा चेन की। ये अल्फा है तो इसमें किसकी होगी, अल्फा चेन की, नाम में ही काम है, ठीक है। और बाकी मैंने क्या बताया कि इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है, और पॉइंट म्यूटेशन और स्प्लाइसिंग म्यूटेशन होती है, स्प्लाइसिंग इंट्रॉन में होती है, और जबकि इसमें जीन डिलीशन हो रही होती है अल्फा में। ये आपका 4-5 डिफरेंस हो गए। और फिर मैंने आपको बताया कि बीटा थैलेसीमिया में 2 कैटेगरीज होती है, मतलब 2 कैटेगरीज हो जाए, या तो बिल्कुल एब्सेंस हो जाए, टोटल एब्सेंस बीटा ग्लोबिन, या क्या हो जाए, रिड्यूस बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस हो जाए। फिर इसकी टाइप्स थी माइनर और मेजर। माइनर मैंने क्या बताया था कि वो माइनर केस इस वजह से होता है क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक नॉर्मल बीटा चेन होती है, इस वजह से वो बंदा जो है ना सर्वाइव कर रहा होता है और कोई सिम्टम भी नहीं आ होता, माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। और ना ही कोई ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ती है, क्योंकि वो जो एक नॉर्मल बीटा चेन है ना, वो उसकी ज़िंदगी को चला रहा होता है, ठीक है, कि वो उसको कोई सिम्टम नहीं आए। अच्छा, माइक्रोसिटिक एनीमिया तो होता है, आयरन प्रोफाइल इसमें नॉर्मल होती है, ठीक है, जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है किससे, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से। और बाकी जब हमने इसकी हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई तो जाहिर सी बात ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है कि एक हेमोग्लोबिन, एक बीटा ग्लोबिन चेन क्या है, वो नॉर्मल है, तो उसकी वजह से इसमें जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है बिल्कुल एब्सेंट नहीं होगा, डिक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि एक जो है काम कर रही है, एक डिफेक्टिव है या एब्सेंस है, ठीक है। तो उसकी वजह से एडल्ट हेमोग्लोबिन कम तो हो गया है, लेकिन बिल्कुल एब्सेंट नहीं होगा। एब्सेंट किस में होगा, मेजर में, क्योंकि उसमें दोनों ही म्यूटेटेड होती हैं। बीटा चेन जब दोनों म्यूटेटेड हो जाएगी तो क्या होगा, देन जो एडल्ट हेमोग्लोबिन होगा बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि अब कोई नॉर्मल तो है ही नहीं जो उसके साथ मतलब कम वो करे, कोऑपरेट करे, जिस तरह से इसमें, ठीक है, एक म्यूटेटेड और एक नॉर्मल थी, जिस तरह से जो है एडल्ट हेमोग्लोबिन कम हो गया लेकिन एब्सेंट नहीं हो पाया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे फीटस हेमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर में एडल्ट हेमोग्लोबिन एब्सेंट हो जाता है तो फीटल हेमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इसको कॉली एनीमिया कहते हैं, उसमें होमोजाइगस की कंडीशन होती है, ठीक है। ये मैंने दोबारा इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि पहले बहुत शोर था, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और ये सीवियर माइक्रोसिटिक एनीमिया, क्योंकि मेजर है, दोनों होमोजाइगस सीवियर है, और इसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपाइसिस हो रही होती है, हेमेटोपाइसिस हो रही होती है, मतलब आउटसाइड द ब्रेन, आउटसाइड द मैरो जो है वो आरबीसी की वो हो रही होती है, बन रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्कल बूसिंग मिल सकती है, क्रियो कट अपीयरेंस एक्सरे पे मिलेगी, और हेमोसिडेसिस, बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है ना यहाँ पे। माइनर में तो कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पड़ती है, तो उससे जो है आयरन ऑलरेडी हो जाता है इन बॉडी, तो उसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट आयरन चेटर देते हैं, डेफ्रोक्सामिन देते हैं, एडवर्साइडोस देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने लेफ्ट फाइंडिंग में एनाइसोटासिस देख ली कि वेरिएशन हो रही है आरबीसी साइज में, पॉइल के आरबीसी शेप में,
P4 पोइकिलोसाइटिस और P4 शेप, इस तरह से याद रखो। टारगेट सेल में रेटिकुलोसाइट बढ़ रहा है और वही हेमोग्लोबिन ए एब्सेंट है तो हम समझ गए ये मेजर है, डिक्रीज है तो माइनर है। इस तरह से हमने इसमें डिफरेंशिएट। फोलेट सप्लीमेंट दे दी, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं हम ताकि ज़्यादा रहे। स्प्लीनोटमी कर दी कि अगर आप बहुत है ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, स्प्लीनोमेगाली हो गई तो स्प्लीनोटमी तो करनी होगी और बाकी बोन में ट्रांसप्लांटेशन तो करोगे एरोजेनिक बोन, क्योंकि बोन में एपोप्टोसिस हो गई है। और बीटा में अल्फा में तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसकी टाइप्स मैंने क्या बताया कि पहले 4 होती है ना टोटल, अल्फा चेन टोटल 4 ही नंबर होती है, बीटा 2 ही नंबर होती है, तो 4 ही नंबर है ना, तो यहाँ पे इस वजह से 4 टाइप्स इस तरह से याद रख लो। पहली में 1 चेन म्यूटेटेड है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है। पहली में जो 1 है तो वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसको कोई सिम्टम नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा, उसे पता भी नहीं होगा कि मुझे कोई बीमारी भी है, मुझे जो है अल्फा थैलेसीमिया में साइलेंट कैरियर है, उसे पता ही नहीं होगा क्योंकि वो कैरियर तो है लेकिन साइलेंट है, क्योंकि उसकी सिर्फ 1 चेन वो है, बाकी 3 अपना काम कर रही है। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या है 2 चेन डिलीशन है, बाकी 2 अपना काम कर रही है। और ये भी बीटा थैलेसीमिया माइनर की तरह ही होगा कि इसमें जो है ना मतलब इतनी सीवियरिटी देखने को नहीं मिलेगी। सेम माइक्रो जो बीटा थैलेसीमिया माइनर देखा ना आपने, जैसे माइल्ड माइक्रोसिटी में, सेम उसमें भी ऐसा था। HBHD में 3 डिलीशन हुई है, तो इसमें बीटा चेन टेट्रा में मिलेगी और इसमें जो है ना उसको हेमोलाइसिस और जॉइंटिस गोल्ड स्टोन के साथ शिकायत, स्केलेटन चेंजेस के साथ आ सकता है और बाकी वो सीवियर एनीमिया इसमें हो सकता है। लेकिन इसमें फिर भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं पड़ती क्योंकि अभी उसका एक अल्फा चेन जिंदा है, वो म्यूटेटेड नहीं है। अच्छा, डिलीशन नहीं है उसकी। हाइड्रोफ्लोटेलिस में क्या है कि 4 अल्फा चेन की वो डिलीशन हो जाती है, तो खुद सोचो फिर बंदा क्या हो जाएगा, इनकम्पेटिबल विद लाइफ हो जाएगा। ठीक है, सीवियर फॉर्म में, मोस्ट सीवियर फॉर्म में। और बाकी जो अर्ली स्टेज में जो वो सर्वाइव करता है वो भी गौर हेमोग्लोबिन की वजह से होता है और ये फिटल डिस्ट्रेस हो जाता है 3rd ट्राइमेस्टर में। मेन चीज़ याद रखनी है कि गामा चेन टेट्रामर बन जाते हैं हाइड्रोफ्लोटेलिस में, जबकि बीटा HBHD से मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने फिर से 5 मिनट में रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आओ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो बेटे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है, ये बात याद रखना है। जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ है ना, ये आपको मोस्टली ये वाला एनीमिया ना हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मिल सकता है। मतलब जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं ना उनमें आपको मोस्टली यही मिलता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो क्रॉनिक डिसीज़ है ना, तो क्रॉनिक डिसीज़ है तो वो हॉस्पिटलाइज हुआ है ना, तो इस तरह से याद रखोगे। क्रॉनिक डिसीज़ है तो वो क्या हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो इस वजह से हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मिलेगी। अब इसमें बेटे होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक तो ये माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, आपको पता है कि इसका जो MCV है वो <80 है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि चारों है MCV में ही आते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना। अच्छा बेटे, इसमें मिलता क्या है, इसमें ये होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, डिक्रीज RBC प्रोडक्शन हो रही होती है और वो किस वजह से होती है, ड्यू टू इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन, क्योंकि साइटोकाइन रिलीज़ हो रहे होते हैं। खुद सोचो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है ना, तो उसमें क्या होगा, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में कोई भी ट्रॉमा हुआ होगा जिसकी वजह से बॉडी में साइटोकाइन रिलीज़ हो रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से याद रखो, नहीं तो साथ में लिख लो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, साइटोकाइन रिलीज़ हो गया, इंटरलोकिन 6 और TNF। ठीक है, और ये आपने अगर सर्जरी का चैप्टर पढ़ा है ना, जो मैं सर्जरी पढ़ा रही हूँ साथ में, जो हमारा वो चल रहा है, तो उससे लिहाज से मैंने बताया है कि अच्छा हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो जाहिर सी बात है कोई ट्रॉमा हुआ है ना, कोई सर्जरी, कोई कुछ भी सेप्सिस या कुछ भी ट्रॉमा उससे उसकी बॉडी में, तभी तो हॉस्पिटलाइज है। तो उसमें जो है RBC प्रोडक्शन जो कम होने का रीज़न है वो क्या है कि साइटोकाइन रिलीज़ है, इंटरल्यूकिन। और ये आपको बताया कि ट्रॉमा के केस में होता है। अगर सर्जरी आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो तो आप लोग को समझ आ गई, या साथ में लिख लो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इंटरल्यूकिन TNF इनके रिलीज से क्या हो गई कि एरिथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, कम हो गई। ठीक है, ये जो है ना इस पर इफेक्ट डाल देता है और जिससे RBC प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, और इंक्रीज हेप्सिडिन हो जाता है। अब हेप्सिडिन क्या है, ये लिवर से बनता है, वहीं से रिलीज़ होता है। ये एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, इसका काम याद रखना कि ये क्या करता है, ये रिलीज़ करता है आयरन को, मतलब जो स्टोर फॉर्म में आयरन है ना उसको रिलीज़ करता है। और उसको जब रिलीज़ करता है तो वो इसके नतीजे में क्या होता है कि मैक्रोफेजेज में बहुत ज़्यादा आयरन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिससे रेडिकुलो एंडोथेलियस सेल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये बात देखना। कॉजेज क्या है, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म का पेशेंट है या मैलिग्नेंसी का पेशेंट है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तभी तो वो हॉस्पिटलाइज हुआ है। इस तरह से याद रखो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट क्या है, अगर बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसी के साथ आ रहा है या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म, शराब बहुत ज़्यादा पी ली कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने पढ़ाया था मेडिसिन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गई है या ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, तो इन सारी वजूहात की वजह से, तो ये सारी वो वजूहात है जिनकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो सकता है। और ये एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज होता ही हॉस्पिटलाइज पेशेंट में। और इसका मैंने आपको पैथोजेनेसिस बता दी कि साइटोकाइनेस के रिलीज से डिक्रीज है तो एरिथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्सिव नहीं, और इंक्रीज हेप्सिडिन हो जाता है, जो कि क्या करता है,
जो स्टोर फॉर्म में आयरन है उसको रिलीज़ ही नहीं होने देता। जब वो रिलीज़ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपकी आरबीसी प्रोडक्शन में क्या होगा, इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखने ली है, कुछ भी नहीं था, मैंने कहानी की तरह समझा दिया है। अब लेफ्ट फाइंडिंग में क्या मिलेगा कि जब हम उसकी सीबीसी रिपोर्ट में देखेंगे तो एमसीवी तो जाहिर सी बात है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं हो, तो कम ही मिलेगा ना, क्योंकि ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। मेन चीज़ क्या है कि सीरम आयरन कम होगी। क्यों कम होगी कि मैंने बताया ना कि हेप्सिडिन इंक्रीज़ हुआ है, और हेप्सिडिन क्या करता है कि ये इनहिबिट करता है जो स्टोर फॉर्म में आयरन रखी होती है ना बॉडी में, वो इसी वजह से रखी होती है कि जब बॉडी को नीड हो तो तब रिलीज़ हो सके। लेकिन ये हेप्सिडिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है उस स्टोर आयरन में से, आयरन को रिलीज़ ही नहीं होने देता। जब वो रिलीज़ नहीं होगा तो सीरम आयरन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज सीरम आयरन आपको फेस करनी पड़ेगी। और क्या होगा, मैंने क्या बताया कि वो स्टोर फॉर्म में ही रखा होता है, वो रिलीज़ नहीं करने देता। तो जाहिर सी बात स्टोर फॉर्म में बताई ना कि फेरेटिन क्या है, आयरन की स्टोर फॉर्म है, तो ये इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज सीरम फेरेटिन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हेप्सिडिन जो है वो आयरन को स्टोर करते जा रहा है और उसको रिलीज़ नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है जब वो स्टोर करते जा रहा है तो उसका फेरेटिन लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा ना, क्योंकि स्टोर आयरन तो ज़्यादा है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ में स्टोर आयरन तो बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब स्टोर आयरन ज़्यादा है तो फेरेटिन होता ही स्टोर आयरन है, तो इंक्रीज सीरम फेरेटिन मिलेगा। ये मेन चीज़ है फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, ये मेन चीज़ है। और बाकी सीरम में आयरन तो कम मिलेगी क्योंकि स्टोर फॉर्म से निकल ही नहीं रही, वो बढ़ती जा रही है, और सीरम यहाँ बेचारा सीरम में कोई आयरन ही नहीं है, तो डिक्रीज सीरम आयरन है। और बाकी सब डिक्रीज है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डिक्रीज है। बस मेन चीज़ याद रखना कि सीरम फेरेटिन इंक्रीज हुआ होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। सिटोप्लास्टिक एनीमिया में ये होता है कि डिफेक्ट हो जाती है हीम सिंथेसिस में। किस में, हीम सिंथेसिस में डिफेक्ट हो जाता है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये ना या तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से भी हो सकता है। आपको होता है कि अल्कोहल जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया टॉक्सिक है। तो इस तरह से याद रखो कि इस वजह से ये क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, क्योंकि विद इन माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डिफेक्ट हो जाती है हीम सिंथेसिस, जिसे हम सिटोप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। या जो है बहुत ज़्यादा टीबी की आइसोनाइजेट थेरेपी ले रहे हो तो उसकी वजह से विटामिन B6 की डिफिशिएंसी हो जाती है, पायरोक्सिन हो जा सकता है, इसका भी एक कॉज है। या लेड पॉइजनिंग हो गई, ये जेनेटिकली इशू है कि एक्स लिंक रिसेसिव है, और वो जो है ना अमाइनो लिवोनिक एसिड सिंथेज जो है वो कम हो गया है। जब वो कम हो गया है तो क्या होगा, रेट लिमिट से, जो कि क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है हीम सिंथेसिस का। तो जब रेट लिमिटिंग एंजाइम ही कम हो गया है तो आपको सिटोप्लास्टिक एनीमिया मतलब पेशेंट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपने कॉजेज याद रख लेने। लेफ्ट फाइंडिंग में क्या करना है आपने, देखो इसमें हमें इंक्रीज सीरम आयरन मिलेगा और इंक्रीज फेरेटिन मिलेगा, क्योंकि आयरन में इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इसमें आयरन का कोई लेवल ही कोई वो ही नहीं है, तो दोनों आपको इंक्रीज मिलेंगे। मेन चीज़ ये याद रखनी है। बाकी आपको रिंग सिडरोब्लास्ट मिल सकते हैं। रिंग सिडरोब्लास्ट मतलब डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स मिलेंगे विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहेंगे कि आयरन लेडेड माइटोकॉन्ड्रिया, कि आयरन लेड हुआ हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आयरन स्टेन मिल सकते हैं बोन में, और आरबीसी बेसोफिलिक स्टेपलिंग मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आरबीसी ना ब्लू डॉट्स नज़र आएगा, जो पैराफिल फिल्म करोगे ना आरबीसी की, तो आपको आरबीसी में ब्लू डॉट नज़र आएंगे। तो इस वजह से उसको कहते हैं बी फॉर बेसोफिलिक। इस तरह से याद रख लो, आरबीसी बेसोफिलिक स्टिपलिंग, आरबीसी पेपर हेमर बॉडीज़ ये होती है कि आयरन कंटेनिंग इंक्लूजन मिल जाती है पैराफिल्म फिल्म में, आयरन कंटेनिंग इंक्लूजन मिल रही है पैराफिल्म में, तो इसे क्या कहते हैं, पेपर हेमर बॉडीज़ कहते हैं। अगर ब्लू डॉट्स मिले तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहते हैं। और रिंग सिडरोब्लास्ट के डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स मिलेंगे विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, आयरन लेडेड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने सिडरोब्लास्ट के लिए याद रखने लिए, कोई भी मुश्किल नहीं है, सारा जो है वो बिल्कुल इजी है। मैंने इस तरह से पढ़ाया है कि आपको याद हो गया होगा साथ साथ। अच्छा, अब ये जो है ना पूरा एक टेबल है। अब इसमें मेन चीज़ें जो मैंने उस वक्त भी बताई थी कि मेन चीज़ें आपने क्या याद रखनी। देखो, आयरन प्रोफाइल का थैलेसीमिया में तो कोई काम ही नहीं है। थैलेसीमिया में आयरन प्रोफाइल नॉर्मल रहती है ना, जैसे मैंने बताया, तो ये सारी आयरन प्रोफाइल थैलेसीमिया में नॉर्मल है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मैंने आपको क्या बताया कि आपने ना, अच्छा 2 चीज़ें याद रख लो, कुछ याद रहे या नहीं, एक तो सीरम आयरन और एक सीरम फेरेटिन। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, सब डिक्रीज़ हुए होते हैं। ठीक है, सिवाय किसके, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के और सोल्यूबल ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर के। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ में मैंने बताया कि सब डिक्रीज़ हुए होते हैं सिवाय किसके, सीरम फेरेटिन के। सीरम फेरेटिन क्योंकि उसमें हॉस्पिटलाइज पेशेंट में था ना, जैसे मैंने इंक्रीज हेप्सिडिन जो कि उसको स्टोर फॉर्म से रिलीज़ ही नहीं होने देता, तो स्टोर फॉर्म ज़्यादा हो रही है, तो इंक्रीज फेरेटिन ज़्यादा है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ में। सिडरोब्लास्टिक में मैंने क्या बताया आपको याद करने के लिए, कि उसमें आपने क्या याद रखना है कि सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन दोनों ही इंक्रीज होते हैं। इसका आयरन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसकी तो मतलब हीम सिंथेसिस डिफेक्ट हो जाती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी फिर भी आपको ये याद ना रहे तो बस 2 चीज़ याद रख लो, ये एक सीरम आयरन और एक
सीरम फेरेटिन, सब में ये याद रख लो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या है कि सीरम आयरन भी कम है और सीरम फेरेटिन भी कम है, स्टोर फॉर्म में भी कम है और सीरम में भी कम है, दोनों ही कम है, ठीक है। और सिडरोब्लास्टिक में क्या है, दोनों ही ज़्यादा है, सीरम आयरन भी ज़्यादा है, सीरम फेरेटिन भी ज़्यादा है। तो इस तरह से आयरन डेफिशिएंसी में दोनों डिक्रीज़ है और सिडरोब्लास्टिक में दोनों क्या है, इंक्रीज़ है, ये एक है। और एनीमिया प्रोन डिसीज़ में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ है, बाकी सब डिक्रीज़ है, और थैलेसीमिया में सब नॉर्मल है। आई होप कि आपको अब आ गया हो, कुछ भी नहीं है, ये 2 चीज़ें याद रख लो सबकी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम आयरन सीरम फेरेटिन दोनों ही डिक्रीज़ है, जबकि सिडरोब्लास्टिक में दोनों वो इंक्रीज़ है। और एनीमिया प्रोडिक्स में सिर्फ सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ है, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, उसमें हेप्सिडिन जो है वो स्टोर फॉर्म से आयरन को रिलीज़ नहीं होने, तो स्टोर फॉर्म ज़्यादा है, तो इस वजह से सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ है। और बाकी थैलेसीमिया मैंने बताया था ना कि आयरन प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है, आयरन प्रोफाइल इज़ नॉर्मल, ठीक है, वजह से सब नॉर्मल है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ये समझ आ जाए। माइक्रोसाइटिक एनीमिया ना, जिसमें मैंने ये चारों आपको बता दिया एनीमिया, और साथ साथ मैंने ट्रिक भी बताई इस तरह कहानी की तरह कि एनीमिया क्रोनिक डिसीज है, हॉस्पिटलाइज है तो किन वजूहात की वजह से आ सकता है। सिडरोब्लास्टिक में भी बताया, ठीक है। सिडरोब्लास्टिक में ये जो है ना, इसमें इसको भूलना नहीं, देखो ये सारी चीज़ें आरबीसी बेसोफिलिक स्टिपलिंग और पेपर हैंड बॉडी, ये सारी जो है ना आपकी सिडरोब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग नहीं भूलोगे। और यहाँ पे जो है मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा।